छत्तीसगढ़ में कोल पर जारी कोलाहल और आदिवासियों के भारी विरोध के बीच हो गया बड़ा फैसला। जिस कोल माइंस का लोग कर रहे हैं विरोध, एनजीटी ने उसी कोल माइंस को दे दी मंजूरी। कहा, युद्ध के हालातों के मद्देनजर नहीं ले सकते रिस्क, बड़ी आबादी को मिलनी चाहिए प्राथमिकता। 10 सूत्र की पड़ताल, कौन सी है वो कोल माइंस, हर साल कितनी है उत्पादन क्षमता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक पापैग न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से जारी कोल माइंस के विरोध के बीच एक चौंकाने वाला फैसला हो गया है। स्थानीय आदिवासी जिस कोल माइंस को बंद करवाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने उसी कोल माइंस को मंजूरी दे दी है। बात हो रही है गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल माइन प्रोजेक्ट की, जिसकी पर्यावरणीय मंजूरी को एनजीटी ने बरकरार रखा है। दरअसल रायगढ़ जिले के प्रोजेक्ट को 13 अगस्त 2024 को पर्यावरण मंजूरी मिल गई थी, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों की अपील पर एनजीटी की बेंच सुनवाई कर रही थी। और इस दौरान एनजीटी ने कहा कि संबंधित कोयले का राष्ट्रीय महत्व है। फिलहाल पूरी दुनिया युद्ध के हालातों से गुजर रही है। गारे पेलमा कोल माइन की क्षमता हर साल 23.5 मिलियन टन से ज्यादा कोयला उत्पादन करने की है, जो ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस माइन को बंद नहीं किया जा सकता। क्या है यह पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रायपुर से 10 सूत्र के ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोल पर जारी कोलाहल के बीच सामने आई चौंकाने वाली खबर। जिस कोल माइंस का आदिवासी कर रहे विरोध, एनजीटी ने उसी कोल माइंस को दे दी मंजूरी। कहा, युद्ध के हालातों के मद्देनजर नहीं ले सकते रिस्क, ऊर्जा संकट से निपटने के लिए जरूरी है कोल माइन। 10 सूत्र की पड़ताल, कौन सी है वो कोल माइन और हर साल कितनी है कोयला उत्पादन क्षमता। पहले से ही कोयला खनन को लेकर चल रहे भारी विवाद के बीच छत्तीसगढ़ में अब एक नया मसला शुरू हो गया है। मामला जुड़ा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के 17 अप्रैल के एक अहम आदेश से, जिसमें गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल माइन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी बात कही गई है। एनजीटी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट एनर्जी सेक्टर से जुड़ा देश का अहम प्रोजेक्ट है। फिलहाल देश और दुनिया युद्ध के संकट से जूझ रही है, जिससे ऊर्जा पर बड़ा असर पड़ रहा है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है। इसकी पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया या आदेश में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। बताते चलें कि रायगढ़ जिले के गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल माइन प्रोजेक्ट को 13 अगस्त 2024 को पर्यावरणीय मंजूरी मिली थी, जिसके खिलाफ स्थानीय निवासियों ने एनजीटी में अपील दायर की थी। उसी अपील की सुनवाई में एनजीटी ने फैसला दिया कि किसी भी विकास काम की वजह से पर्यावरण पर कुछ ना कुछ असर पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन सार्वजनिक हित की परियोजनाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है, इसलिए बड़ी आबादी को मिलने वाले फायदों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही प्रभावित होने वाले सीमित लोगों की समस्याओं का समाधान भी तलाशना होगा। एनजीटी ने आदेश में कहा कि एक तरफ भारत नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है, दूसरी तरफ ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोयले का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, और गारे पेलमा प्रोजेक्ट इसी रणनीति का हिस्सा है। अब आपको पूरा विवाद बताते हैं। स्थानीय लोगों के आरोप हैं कि प्रोजेक्ट को मिली नई पर्यावरणीय मंजूरी में एनजीटी के 15 जनवरी 2024 के आदेश का उल्लंघन हुआ है। पुराने आदेश में पहले की मंजूरी को रद्द कर नई जनसुनवाई और पर्यावरणीय प्रभावों का फिर से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नई मंजूरी देते समय जल संसाधनों, स्वास्थ्य प्रभावों और पर्यावरणीय भार जैसे मुद्दों को सही तरीके से नहीं देखा गया, साथ ही नई जनसुनवाई भी नहीं कराई गई। एनजीटी ने डिटेल्ड स्टडी और एक्सपर्ट रिपोर्ट्स का एनालिसिस करने के बाद पाया कि प्रोजेक्ट का रिवैल्यूएशन कर पहले की कमियों को दूर किया जा चुका है। हालांकि एनजीटी ने जल स्रोतों के आसपास बफर जोन बनाने और आधुनिक खनन तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात भी कही है, ताकि पर्यावरण के नुकसान को कम किया जा सके। अब सवाल है कि कोल माइन आखिर है किसकी और इसे राष्ट्रीय महत्व का किस आधार पर बताया जा रहा है। ये खदान महाराष्ट्र सरकार की बिजली कंपनी को आवंटित है, जिसका माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर यानी एमडीओ अडानी ग्रुप है। ये भारत की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक है, जिसमें कोयला उत्पादन क्षमता सालाना 23.6 मिलियन टन है।
और यहाँ सैकड़ों मिलियन टन कोयले का भंडार मौजूद है। ये प्रोजेक्ट सीधे बिजली उत्पादन से जुड़ा है, जिससे हजारों मेगावाट बिजली बनेगी, आयात कम होगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। इसलिए एनजीटी ने इसे राष्ट्रीय महत्व का बताया है। जबकि आदिवासी इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे न सिर्फ पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि उनकी आजीविका और अस्तित्व पर भी बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। आदिवासियों के मुताबिक सीधे तौर पर आधा दर्जन से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हैं, जिनमें सारसमाल, गारे, धूरा, धुरुमपाली, झिंकीपाली और कोडकेला जैसे गांव शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि कोयला खनन के लिए बड़े पैमाने पर जमीन साफ करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट में सैकड़ों हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल होता है, जिसमें वन भूमि भी शामिल होती है, जहां के लाखों पेड़ काटे जाते हैं। इससे न सिर्फ वन्य जीवों बल्कि पानी और खेती पर भी बुरा असर पड़ता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में संचालित सभी कोल माइन प्रोजेक्ट्स का लंबे समय से विरोध हो रहा है। अभी सूरजपुर जिले की मदन नगर पंचायत में ग्रामीणों और प्रशासन के बीच भारी विवाद की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का साथ देने के आरोप में प्रतापपुर एसडीएम ने महिला सरपंच को बर्खास्तगी की धमकी देकर नोटिस तक थमा दिया है। जबकि कुछ वक्त पहले सरगुजा जिले में ग्रामीणों ने पुलिस बल पर हमला भी बोल दिया था, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए थे। यह मसला सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के ऊर्जा और पर्यावरणीय संतुलन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। एनजीटी का फैसला साबित करता है कि राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स को स्थगित या रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन स्थानीय लोगों और पर्यावरण पर पड़ रहे असर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये था छत्तीसगढ़ का सूत्रधार। उम्मीद करते हैं ये खबर आपको पसंद आई होगी। और अब आ गया है आपसे विदा लेने का वक्त, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही गुजारिश, एक ही निवेदन, हमारी वेबसाइट www.thesutra.com ज़रूर विजिट कीजिए। साथ ही इंस्टा, एफबी, एक्स और यूट्यूब पर भी हमें लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की बाकी खास खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। देश के कई हिस्सों में लू का असर तेज होता जा रहा है। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के 4 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। गुरुवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान सबसे ज्यादा 44.5 डिग्री दर्ज हुआ। यूपी के प्रयागराज और महाराष्ट्र के अमरावती में 44.4 डिग्री, वहीं अकोला में 44.3 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ती गर्मी के चलते राजस्थान के जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और दौसा में स्कूलों की टाइमिंग बदलकर सुबह 7:30 बजे कर दी गई है। बीकानेर, झुंझुनू और जैसलमेर में सरकारी योजनाओं में काम के वक्त में बदलाव किया गया है। अब मजदूर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। चड्ढा ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 2/3 सांसद भी बीजेपी में शामिल होंगे। अशोक मित्तल के घर पर 15 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर हरभजन सिंह और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी उनके साथ हैं। दोनों आपसे राज्यसभा सांसद हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चड्ढा ने कहा कि पिछले कुछ सालों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ। हमने फैसला किया है कि हम संविधान के प्रावधानों के तहत खुद को बीजेपी में मिला लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास जंग जारी रखने के लिए 7 ही दिन है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक किसी भी युद्ध को 60 दिन में संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। यहाँ भी ट्रंप ने खेल किया। युद्ध 28 फरवरी को छिड़ा, संसद को 2 मार्च को सूचित किया। अब 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप संसद का सामना नहीं करना चाहते। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद हैं, जबकि विपक्षी कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही लगभग 10 सांसद ईरान युद्ध के विरोध में आवाज उठा चुके हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट्स एकजुट रहने वाले हैं। ऐसे में अब ट्रंप 1 मई से पहले किसी भी तरह से युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग की तारीफ की। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपिन पंचोली की बेंच ने राज्य में चुनाव हिंसा न होने पर संतोष जताया। सीजेआई ने कहा कि भारत के नागरिकों के रूप में मुझे मतदान प्रतिशत देखकर काफी खुशी हो रही है। जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं वो लोग समाधान के लिए कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए 19 अपील ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया था। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी कि शुक्रवार 24 अप्रैल को सेंसेक्स 1000 अंक यानी कि लगभग 1.2% गिरकर 76,664 पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 275 अंक यानी कि लगभग 1.14% गिरकर 23,898 के स्तर पर आ गया। आज के कारोबार में आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।